नरेश गिरी सर ये जो टीम। जुड़े हैं भाई, आप ही से बात हो रही थी मेरी फोन पर। हाँ सर। अरे तो बात करने का तमीज तो सीखो आप लोग, ये क्या तरीका है जो है। मैं तो पूरे दिन घर पर हूँ क्लास के लिए ही ना। सॉरी सर, आग से ध्यान करेंगे, ध्यान रखेंगे आगे से सर। हाँ तो नहीं मतलब ठीक है, बातचीत बोल दो कि थोड़ा थोड़ा और नीचे चले। मैं 10:30 बजे वाला दिखा, उसी पे क्लिक करके मैं बात कर सर रहा हूँ, लिंक बच्चों बंद की कोई है। आवाज नहीं आ रही थी। नहीं मैं तो ठीक है सर। कंप्लेन करूंगा, इस तरह बदतमीजी से बात करोगे तो। टीचर से बात करने का, प्रोफेसर से बात करने का एक तरीका है। मतलब हम सारा काम छोड़ के, आप ये शेड्यूल क्लास हुआ है उसमें मैं जो है ये सारा काम छोड़ के मैं बैठा हुआ हूँ घर पे। सॉरी सर, सॉरी, आगे से नहीं होगा सर, सॉरी। ठीक है सर। ठीक है, अब ये आप लोग का जो तरीका है ना, एसओएल की जो मानसिकता है जो है, ये बहुत शिकायत आती है, ये सब आप लोग अपना आचरण बदलिए। ठीक है चलिए। हाँ जी। अ, सुबह वाली क्लास में हम लोग नील देवी और पल्लव की जो रिवीजन क्लास थी वो हम कर चुके हैं। और अब हम शेखर एक जीवनी और राग दरबारी, इसका रिवीजन करेंगे। और हम अभी आप जो एक सवाल पूछे थे क्या था, औपनिवेशिक इतिहास बोध। औपनिवेशिक इतिहास बोध और राष्ट्रीय चेतना नील देवी में। तो हम राष्ट्रीय चेतना पर बात कर चुके थे। अब नील देवी नाटक में औपनिवेशिक इतिहास बोध पर हम चर्चा करके फिर आते हैं शिखर एक जीवनी पर और राग दरबारी शिवलाल शुक्ल की महत्वपूर्ण उपन्यास राग दरबारी पर। अब आप नील देवी पर पिछली क्लास में चर्चा हुई थी, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में मैं औपनिवेशिक इतिहास बोध वो समझाने के लिए कहा था कि मैं अगली क्लास जो होगी उसमें इतिहास बोध, औपनिवेशिक इतिहास बोध क्या है ये मैं बता दूंगा और फिर अ, आगे बढ़ूंगा। तो औपनिवेशिक इतिहास बोध का मतलब है, जो नील देवी आप जानते हैं 1881 में ये लिखा गया नाटक था। तो जो औपनिवेशिक काल, उस समय में उपनिवेश जो थे हम अंग्रेजों के, उस उपनिवेशिक काल में जो सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को जो दर्शाता है, तो इस नाटक में भी, मतलब नील देवी नाटक में भी औपनिवेशिक इतिहास बोध को जो है दर्शाया गया है। औपनिवेशिक जो शोषण, जो अंग्रेजी राज का जो शोषण था, यानी जिसके हम उपनिवेश थे, उसके शोषण के प्रति जो जागरूकता है वो इसमें नील देवी में दिखाया गया है। इस नील देवी नाटक भारतीय इंद्रियों की उस चेतना को भी व्यक्त करता है जो औपनिवेशिक शासन की नीतियों, विशेष रूप से आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन के प्रति जो था मामला, वो इसमें दर्शाया गया है। सांस्कृतिक दमन के प्रति वो जो संवेदनशील था एक तरीके से। तो नाटक में जो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय समाज की दुर्दशा और परंपराओं पर जो है पड़ रहे प्रभाव को चित्रित किया गया है। यह उस समय के नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का जो है प्रतीक है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बौद्धिक जो प्रतिरोध को एक तरीके से दर्शाता है। और जो औपनिवेशिक इतिहास बोध है, तो यानी ऐतिहासिकता कितनी है उसमें, ऐतिहासिकता के साथ कल्पना या प्रतीकात्मकता क्या है, इसको भी उसमें थोड़ा देखना होगा, तब जाके प्रश्न पूरा होगा कि नील देवी की कथा वस्तु एक ऐतिहासिक घटना पर तो आधारित है, जिसमें सूर्यदेव और अब्दुल शरीफ के बीच जो है युद्ध का चित्रण है। तो नाटक में सूर्यदेव की जो है रानी नील देवी जो है द्वारा शत्रु का, आप जानते हैं कि उनका वध किया जाता है, और उसके बाद वो सती होने की तैयारी में है, उसको दर्शाया गया है। मतलब यह कथा ना वो औपनिवेशिक संदर्भ में नहीं आ जो रही है। आपकी? आवाज नहीं आ रही? नहीं, वीडियो नहीं आ रही, अब बात तो आ रही है सर। वीडियो तो चल रहा है, एक सेकेंड। तो अब ठीक है। नहीं, अभी नहीं आई सर। वीडियो मेरे पास तो दिख रही है, दिख रहा है वीडियो पूरा। सर दिखाई नहीं दे रहा सर।
बाकी बाकी लोग जुड़े हों बताए, वीडियो दिख रहा है मेरा कि नहीं? जी सर, आ रही है सर, आ रही है, क्या आ रही है, आ रही है सर, वीडियो आ रही दिख रहा है ना? नरेश जी दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, नहीं दिखे तो बता दिया कीजिएगा, मैं तो वीडियो ऑन किया हुआ हूँ। सर स्टार्ट कर दो सर। ठीक। हाँ ठीक है। तो जो ऐतिहासिकता है उसके संदर्भ में, इस नील देवी नाटक में सूर्यदेव की जो रानी है, नील देवी द्वारा असुर का जो वध है, और सती होने की तैयारी को जो दर्शाया गया, यह कथानक जो है औपनिवेशिक संदर्भ में जो भारतीय नारीत्व है और जो बलिदान और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इसको देखा जा सकता है। और कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि यह कथानक किसी अंग्रेजी काव्य से प्रेरित है जो औपनिवेशिक प्रभाव को दर्शाता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको देखा जाना चाहिए कि कैसे औपनिवेशिक इतिहास बोध की तरफ इस नील देवी को ले जा रहा है, कि ये कथानक किसी अंग्रेजी काव्य से प्रेरित है जो औपनिवेशिक प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन इसे भारतीय संदर्भ में ढालकर राष्ट्रीय चेतना से जो है जोड़ा गया है। और ये राष्ट्रीय चेतना जो था वो, उस पर हम विस्तृत बातचीत किए हुए थे। और औपनिवेशिक अ, इतिहास बोध की चर्चा हो गई। मुझे लगता है कि इससे कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम शुरू करते हैं अ, शेखर एक जीवनी, जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और तीसरी इकाई का ये पाठ के रूप में है। तो ऑनलाइन क्लास में कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़े हैं, तो इसमें हम अ, पहले शेखर एक जीवनी को उसका परिचय देते हैं, और उसके बाद शेखर एक जीवनी का परिचय देने के बाद हम शेखर एक जीवनी से संबंधित अ, बातचीत करेंगे, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। चल, तो शेखर एक जीवनी जानते हैं कि रचना अ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, उपन्यासकार, आलोचक, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 1911 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई। और हिंदी साहित्य का जो ये जो प्रयोगवाद है, मतलब प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी और नव्य काव्य आंदोलन के प्रमुख स्तंभ के रूप में भी ये देखे जाते हैं। निबंधकार के रूप में भी इनकी पहचान है और संपादक के रूप में भी इनकी पहचान। इनकी रचनाएं जो हैं, जो एक आधुनिक डिस्कोर्स है, मनोविश्लेषण। इनकी रचनाएं मनोविश्लेषण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक राजनीतिक चेतना को दर्शाती है। शेखर एक जीवनी अध्याय का जो पहला उपन्यास है, सबसे चर्चित उपन्यास है, जो दो भागों में प्रकाशित हुआ। पहला 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, प्रथम भाग, उसका नाम थान रखा गया। और द्वितीय भाग जो प्रकाशित हुआ 1944 ईस्वी में, इसका नाम रखा गया संघर्ष। और तीसरा भाग भी, मतलब ऐसा कहा जाता है आलोचकों द्वारा कि तीसरा भाग भी लिखा गया था, पर वो जेल से रिहाई के दौरान जो है खो गया, जिसके कारण उपन्यास अधूरा माना जाता है। हालांकि यह अपने आप में, दोनों उपन्यास देखेंगे जो पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, तो अपने आप में ये पूर्ण अनुभव देता है, यानी पूर्णता का अनुभव देता है। तो ये शिखर एक जीवनी
एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिसे पूर्वदीप्ति शैली में यानी फ्लैशबैक पद्धति उसमें लिखा गया है। जैसे आप कहानी उसने कहा था पढ़े हैं, उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई जो कहानी थी। तो ये उपन्यास जो है शिखर एक जीवनी, ये भी पूर्वदीप्ति शैली, जिसको अंग्रेजी में फ्लैशबैक पद्धति कहते हैं, स्टाइल, उसमें लिखा गया है। और यह आत्मकथात्मक जो है तत्वों से युक्त है, पर अगे ने इसे पूर्णतः आत्मकथा नहीं माना है, बल्कि इसे अपने युग और समाज का प्रतिबिंब माना है। अ, यह हिंदी साहित्य में मतलब पहला उपन्यास है जिसमें फ्रायडीय मनोविश्लेषण का उपयोग किया गया है। मतलब जो आप जानते हैं मनोविश्लेषणवाद, ये उसके जनक सिगमंड फ्रायड, मतलब एक मनोविश्लेषणवाद एक जो विमर्श है उसकी एक पूरी परंपरा है। सिगमंड फ्रायड की, एडलर की, युंग की, जो फ्रायड के ही, तो सिगमंड फ्रायड के ही शिष्यों की भी परंपरा एक लंबी है। वो ये सभी फ्रायड और उनके शिष्यों ने मिलकर जो एक स्थापनाएं दी, उन्हें मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जो मानव मन के अवस्थाओं को, विभिन्न अवस्थाओं, मतलब मानव मन को तीन अवस्थाओं में बांटकर देखता है। चेतन, उपचेतन और अवचेतन, यानी अंग्रेजी में कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बांटकर मतलब उसका अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणवाद में। तो यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। और यह जो है इसे हम अपने युग और समाज का एक तरह से प्रतिबिंब कह सकते हैं। और हिंदी साहित्य में पहला उपन्यास है जिसे मनोविश्लेषणवाद या फ्राइडियन मनोविश्लेषण का उपयोग इसमें किया गया है। कथानक, आप एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि कथानक में आप जानते हैं मुख्य पात्र शेखर है। और एक मतलब शेखर मुख्य पात्र है। उसी के इर्द गिर्द अपने मतलब उसी के व्यक्तित्व को निखारते या व्यक्तित्व की विशेषताओं को दिखाते हुए ही इस उपन्यास की कथा वस्तु आगे बढ़ती है। शिखर एक विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है, जिज्ञासु है और संवेदनशील भी है, और जो परिवार, समाज और रूढ़ियों के खिलाफ स्वतंत्रता और आत्मानुभूति की खोज में, वह जेल में फांसी की सजा सामना वह जेल में फांसी की सजा का सामना करते हुए अपने जीवन का जो है स्मरण करता है, अपने जीवन को, अपने जीवन में घटी हुई बातों को याद कर रहा है। और वही उपन्यास की कथा वस्तु आगे बढ़ती है फ्लैशबैक पद्धति में। अब उपन्यास एक तरह से 1930 से 40 के दशक के जो स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर है, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियां और औपनिवेशिक भारत का जो यथार्थ चित्रण उस समय के साहित्य में देखने को मिलता है। अब ये मतलब स्वयं एक क्रांतिकारी थे, ये आप सभी जानते हैं, क्लास में चर्चा हुई है। और भगत सिंह की जेल से रिहाई में जो है वो सहायता के लिए भी 1930 से 1936 तक वो जेल में रहे थे, ये सर्वविदित है। उस इसका प्रभाव भी एक तरीके से इस उपन्यास में देखते हैं। इसका प्रभाव भी इस उपन्यास में देखने को मिलता है। जो पहला भाग है उत्थान, शेखर एक जीवनी का पहला भाग, उसमें शेखर के बचपन और किशोरावस्था का चित्रण है। यह चार खंडों में विभक्त है, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर। तीसरा है बीज और अंकुर, देख रहे हैं। बीज और अंकुर, उसके बाद ये प्रकृति और पुरुष, और फिर पुरुष और परिस्थिति। चार खंडों में विभक्त है। इसमें शेखर के मनोवैज्ञानिक विकास, परिवार से अलगाव और जिज्ञासा का एक तरीके से वर्णन किया गया है। ये प्रथम भाग जो धर्म नाम से है, शिखर एक जीवनी का। द्वितीय भाग जो 1944 में प्रकाशित होता है,
संघर्ष के नाम से, संघर्ष। इसमें क्या है, कथा वस्तु जो है शेखर की युवावस्था और उसका जो वैचारिक संघर्ष, उसको दर्शाया गया है। यह भी 4 खंडों में है। इसमें पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, और धागे, रस्सियां, गुंजर, यहाँ ये 4 खंड हैं। मतलब यहाँ शेखर का जो प्रेम है, उसका जो विद्रोह है, और जो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उसको बहुत गहराई से चित्रित किया गया है उपन्यास के दूसरे भाग में, द्वितीय भाग में। तो अ, यह उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी स्वतंत्रता के परिवेश में जो है प्रेम, भय, अहंकार, मृत्यु और नैतिकता जैसे गहन विषयों पर चिंतन करता है। और शेखर का विद्रोही स्वभाव समाज, धर्म और परंपराओं पर सवाल उठाता है। जैसे मतलब जिज्ञासु स्वभाव, जैसे जन्म मृत्यु पर सवाल करता है, अपने मतलब बहन से भी सवाल करता है। अ, जो पारंपरिक मान्यताएं बनी हुई हैं, उनकी उन पर भी सवाल करता है। जैसे एक जगह वो कहता है कि क्यों नहीं खेल सकता मैं उस शूद्र लड़की के साथ। तो जो भी पारंपरिक मान्यताएं हैं, उसके साथ विद्रोह भी करता हुआ दिखाई देता है। मतलब उसके जो सहज स्वाभाविक सवाल का उत्तर देने में, उसके प्रश्नों को सुनकर एक धक्का सा लगता है। मान लो उसके दोस्तों को, उसके जो मौसी की लड़की है, शशि उसकी बहन, दोनों से जो सवाल करता है। ये शेखर एक जीवनी की जो मतलब इस टेक्स्ट को जो इस विशेषताओं के रूप में हम देखेंगे तो अ, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। इस उपन्यास का जो एक दृष्टिकोण है, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। उपन्यास शिखर के जो मन की गहराइयां हैं, उसकी जो गूढ़ प्रवृत्तियां हैं और मनोवैज्ञानिक बंध है, उसको सूक्ष्मता से चित्रित करता है। गे ने फ्रायडी मनोविश्लेषण का उपयोग इसमें किया है, और उसके माध्यम से भय, काम और अहंकार के प्रभाव को दर्शाया। जैसे हम देखते हैं कि शेखर का जो बचपन में माँ से अविश्वास हो जाता है। तो उस माँ के अविश्वास से उत्पन्न जो है अलगाव, उसके स्वभाव में विद्रोह पैदा करता है। या कह सकते हैं कि माँ के अविश्वास से उत्पन्न अलगाव और उसका विद्रोही स्वभाव में दिखाई देता है। दूसरा, जो विद्रोही चरित्र शेखर एक जीवनी का जो विशेषताओं में केंद्रीय भावभूमि के रूप में हम ले सकते हैं कि शेखर जो है वो समाज, परिवार और रूढ़ियों के प्रति जो है विद्रोही स्वभाव अपनाता है, विद्रोह करता है, और स्वतंत्रता का आग्रही है, और सभी प्रकार के बंधनों से वो मुक्त रहना चाहता है। उसका सवाल है कि हम भगवान, मतलब जो सहज जिज्ञासा से वो जो सवाल करता है उससे हिल जाते हैं उसके परिवार वाले भी, कि कहता है कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं। एक बालक जब इस तरह सवाल करे तो मतलब आजकल के समय में तो बच्चे, जाहिर सी बात है, ठीक है, इतने आईक्यू वाले हो रहे हैं कि सवाल, तमाम तरह के सवाल करते हैं। लेकिन उस समय में, ये 1941 में लिख रहे थे या प्रकाशित हुआ तो उससे पहले लिख रहे थे, ये उस समय के लिए नई बात थी कि इतना बौद्धिक और गंभीर सवाल कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं। और अ, उसकी जिज्ञासु और आलोचनात्मक प्रवृत्ति जो है उससे पता चलता है शेखर का। इस उपन्यास में जो है प्रतीक और बिंबों का भी प्रयोग हुआ है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग जो है काव्यात्मक शैली में किया गया है। काव्यात्मक शैली में प्रतीकों और बिंबों का उपयोग किया गया है। जैसे शशि की मृत्यु होती है, शशि की मृत्यु एक मार्मिक छाया बनकर जो है शेखर के जीवन में वो हमेशा बनी रहती है। तो
अगला जो शेखर एक जीवनी के जो है विषय वस्तु उसके पते के रूप में देख सकते हैं कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि है संस्थाओं में हम देख सकते हैं कि इस उपन्यास में 1930 से 40 के दशक की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं और जो औपनिवेशिक भारत का जो सच है, जो उस समय का यथार्थ है, उसको इसमें चित्रित किया गया है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी कुछ विद्वान देखते हैं, उसको देखा जाना भी चाहिए। शेखर का जेल में होना और फांसी की प्रतीक्षा, ये स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान को दर्शाता है कि उस समय आजादी मिलने में 6-7 साल बाकी था। तो उस समय आजादी की लड़ाई अपने चरम उत्कर्ष पर थी और उस समय में तमाम तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां औपनिवेशिक भारत में हो रही थी और उस समय में स्वतंत्रता सेनानियों को तमाम तरह की स्वतंत्रता सेनानियों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ रही थी। एक जो उपन्यास में जो विशेष बात तो देख सकते हैं कि प्रेम और जो मानवीय संबंध, उसको खूबी दर्शाया गया है कि शेखर और शशि का जो रिश्ता है वो सामाजिक नैतिकता से परे एक प्रेम की एक नई परिभाषा करता है। अ, इसको बहुत सारे सुचितावादी मानसिकता के विद्वान इसको नकारते भी हैं कि नहीं, ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन आगे हम उनके अपने मतलब उनकी अपनी शैली है, उनको अपनी चीजों को रखने का तरीका है। अब वो प्रेम की नई परिभाषा करते हैं और शशि की मृत्यु होने पे जो है शेखर और सुख, जो उपन्यास का एक मार्मिक क्षण है, उसको इस उपन्यास में जो दर्शाया गया है। अ, दार्शनिक चिंतन, मतलब एक चिंतन के आयाम को हम अगर इसमें देखें तो दार्शनिकता को लिए हुए है। इस उपन्यास में गहन गहन जो है दार्शनिक विचारों को हम देख सकते हैं। जैसे ये आत्मकथात्मक वाक्य भी है, वो शेखर के मन के आगे के मन की एक जगह आती है वाक्य यहाँ पर। हम्म, वो कहते हैं कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। ये जो बौद्धिकता से युक्त ये चिंतन जो दार्शनिक धरातल पर ले जाता है, ये महत्वपूर्ण है, शिखर एक जीवनी की महत्ता को और बढ़ाता है। इसी तरह उपन्यास की शुरुआत ही भूमिका, मतलब भूमिका की पहली पंक्ति ही शुरू होती है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। तो उपन्यास का आरंभ ही एक महत्वपूर्ण पंक्तियों से होता है कि वेदना में एक शक्ति है जो मनुष्य को दृष्टा बनाती है। इसकी हालांकि व्याख्या हम क्लास में खूब अच्छे से कर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उसका विश्लेषण हो और आपका महत्वपूर्ण समय अ, जाया हो। इसमें छायावादी और रोमानी प्रभाव भी है इस उपन्यास में। छायावादी और रोमानी प्रभाव को इस रूप में देखता है, शेखर की जो जिज्ञासा है और उसकी जो भावनात्मकता है, उसमें छायावादी चेतना दिखती है जो दर्द, सौंदर्य और प्रेम पर मतलब केंद्रित है। तब दुख के क्षणों में वो प्रफुल्लित है, सौंदर्य के क्षणों में भी ये जो भावनात्मकता में जो है छायावादी चेतना देखने को मिलती है। अब इसकी संरचना पर भी बात कर लें कि इसकी जो संरचना है, शेखर के बाल्यकाल और किशोरावस्था का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, ये 4 खंडों में विभक्त है जो उसके प्रारंभिक जीवन को चित्रित करते हैं। दूसरा भाग जो है शेखर की युवा अवस्था, प्रेम और क्रांतिकारी संघर्ष, ये भी 4 खंडों में विभक्त है जो उसके वैचारिक और भावात्मक यात्रा को गहराई से दर्शाते हैं। जो शैली है अज्ञे की, उनकी जो शैली है
शैली पर अगर हम बात करें तो आत्मकथात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली, जिसमें शेखर की आंतरिक जो वेदना है वो बाहरी परिस्थितियों का जो है एक तरीके से शेखर की आंतरिक वेदना और बाहरी परिस्थितियों का एक तरीके से संतुलन इसमें दिखाया गया है। आगे ने जो है रोजेटी, टेनिसन और कीट्स की जो पंक्तियां हैं, उनका भी उपयोग किया है और उपयोग कर शेखर के जो मनोभाव को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो कुछ विद्वान जैसे इस उपन्यास पर कहते हैं कि किसका प्रभाव है इस उपन्यास पर। विद्वान कहते हैं कि फ्रांसीसी लेखक जो रोमियो अरोला है, रोमियो अरोला के जा क्रिस्ताफ महत्वपूर्ण कृति है, उसका प्रभाव मानते हैं। और यह भारतीय संदर्भ और आगे की क्रांतिकारी अनुभूतियों से ये निर्मित हुआ है। आगे इस उपन्यास को कारावास के दौरान लिखते हैं। वो जेल की सजा हुई है, जेल में रहकर लिखते हैं, जब वे भगत सिंह की रिहाई के प्रयास में जेल में थे। उनकी निजी वेदना और स्वतंत्रता संग्राम की जो छाप है वो उपन्यास में स्पष्ट है। अ, अब शेखर एक जीवनी उपन्यास है। इसके बहुत आज के समय में मतलब हम क्या है कि क्यों हम तो पढ़ रहे हैं, इसका महत्व प्रासंगिकता तो नहीं कहेंगे। इसका महत्व है ये है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास को मनोविश्लेषणात्मक और प्रयोगवादी दिशा देने वाली एक एक रचना है। और यह हिंदी साहित्य में पहला उपन्यास है जिसमें फ्रायडियन दृष्टिकोण का उपयोग किया गया। ये बात मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। इसके आत्मकथात्मक और व्यक्तिगत अनुभूति पर जो है आधारित लेखन को एक नई ऊंचाई दी गई है। आत्मकथात्मक जो बात है उसमें विवाद को मतलब एक तरीके का विवाद वो ये है कि गे ने कहा कि यह आत्मकथा नहीं है। वो भूमिका में भी स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मकथा नहीं बल्कि उनके युग और समाज का प्रतिबिंब है। फिर भी शेखर में उनकी निजी वेदना और क्रांतिकारी जीवन की छाप है, ये वो खुद इसके भूमिका में लिखते हैं कि शेखर में मेरा कुछ अधिक है, मेरापन कुछ अधिक है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, यानी उनके व्यक्तित्व से करीब, उनके व्यक्तित्व के करीब है शेखर एक जीवनी का, शेखर का व्यक्तित्व। ये उन्होंने अपनी भूमिका में ही स्वीकार किया है। इस उपन्यास को जो 1943 में नागरी पचाड़ी सभा से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये आप जानते हैं। और लोकप्रिय, अत्यंत लोकप्रियता इस उपन्यास को प्राप्त हुई और गे का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला एक तरीके से उपन्यास है, जो हर पीढ़ी के पाठकों को जो है भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर एक तरीके से प्रभावित करता है। पाठक इसे जो है जीवन की छलछलाती नदी में डूब कर निकलने जैसा अनुभव और मानते हैं। तो अब इस उपन्यास की आलोचना सकारात्मक के साथ साथ कुछ विद्वान, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नकारात्मक आलोचना भी करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी उसी में आते हैं। इसे अति भावनात्मक और आत्म केंद्रित माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने नंद दुलारे वाजपेयी ने इस शिखर एक जीवनी को अति भावनात्मक और आत्म केंद्रित माना है, जिसमें समाज और युग की आस्था को कम स्थान मिला है। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी के आरोप है। और जटिल भाषा, ठीक है, तो जटिल भाषा और दार्शनिक चिंतन को कुछ पाठकों के लिए उन्होंने दुरूह माना है। जटिल भाषा इस उपन्यास की ही नहीं, वो तो आगे की ही है। ये जो जानते हैं आगे के बारे में वो जानते हैं कि इस उपन्यास की नहीं, आगे की भाषा ही संस्कृतिनिष्ठ मतलब संश्लिष्ट शब्दावलियों से युक्त होती है। वो अंग्रेजी के फ्रेजेज का भी प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग जो पॉपुलर, और संस्कृत के पौराणिक आख्यानों से भी वो संस्कृत की उक्तियों को निकाल कर लाते हैं। तो इस रूप में
उनकी जो भाषा वो थोड़ी दुरूह, आम बोलचाल की भाषा से अलग है। सकारात्मक आलोचना को हम अगर देखें तो उपन्यास की एक मनोवैज्ञानिक गहराई है, काव्यात्मक शैली और विद्रोही चरित्र प्रशंसा हुई है। इसे हिंदी साहित्य में मील का पत्थर भी माना जाता है। जो शेखर का चरित्र है वह जाति और स्त्री जैसे सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाता है। ये आगे उस समय में 1940 से 41 में ही ये सवाल खड़ा कर रहे थे, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के लिए भी, उस समय के नेताओं के लिए भी प्राथमिकता में नहीं थे। ये उन सवालों को भी इसमें एक तरीके से उठाया गया है। तो अब कुल मिला जुला के इस शेखर एक जीवनी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये अज्ञेय की एक कालजयी कृति है। कालजयी मतलब प्रत्येक काल में अपनी प्रासंगिकता, अपनी महत्ता को बनाए रखने वाली रचना कालजयी कहलाती है, समय से परे। तो ये कालजयी कृति है, जो जिसमें बहुत महत्व अच्छी मतलब एक कहते हैं इसके कंट्रास्ट में सालजयी, मतलब कोई रचना आई, 2 4 महीने 6 महीने साल भर उसकी चर्चा हुई, सालजयी नहीं, ये कालजयी है। सदियों सदियों तक, वर्षों वर्षों तक अपनी महत्ता को स्थापित किया हुआ। ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास की शुरुआत का प्रतीक है। यह एक विद्रोही व्यक्तित्व की एक तरीके से आत्मखोज है, और स्वतंत्रता की चाह और मानवीय संबंधों की एक गहन पड़ताल भी है। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जो है, जो सामाजिक, राजनीतिक और अ, उम, आर्थिक तो नहीं कहते हैं, सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को भी उजागर करता है। शेखर का चरित्र इसमें न केवल आगे की निजी वेदना है, बल्कि उनके युग की चेतना का एक तरीके से प्रतीक भी है। यह उपन्यास पाठकों को जीवन, प्रेम और समाज पर नए दृष्टिकोण से जो है सोचने पर मजबूर करता है। और इस रूप में जो है यह हिंदी साहित्य की एक अमर कृति भी है, और अमर कृति के रूप में हम देख सकते हैं। तो शेखर एक जीवनी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि शेखर का व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण सवाल भी बनता है। और शेखर का व्यक्तित्व जो है वो उसको हम देखते हैं, और एक शेखर के व्यक्तित्व से संबंधित ही मैं देख रहा था कि सवाल भी पिछले वर्ष में पूछा गया है। जो 2 सवाल है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उसमें ये है कि शेखर एक जीवनी में शेखर का जो है कुंठा सहित आधुनिक मन अभिव्यक्त हुआ है, इसकी पुष्टि कीजिए। ये सवाल ये पूछा गया है ना क्लास में, आप लोग सुन रहे हैं तो एक बार बताइएगा। पूछा गया है तो मैं इस पर चर्चा करूंगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो केवल शेखर के व्यक्तित्व पर है। ये क्या विद्यार्थियों को सवाल पूछने के लिए क्या अनम्यूट या अलाउ है कि नहीं? ये क्या गिरी जी जो दे रहे थे आपसे? सवाल माइक ओपन करके। हाँ खुशबू, हाँ। एक तो वो है कि रोमांटिक विद्रोह से कैसे छायावादी रोमांटिक विद्रोह से भिन्न है, एक वो भी हाँ महत्वपूर्ण हाँ सवाल है। सर। हाँ, वो उस पर उसको भी करना है, क्योंकि उसमें भी लेकिन एक और ये सवाल है, ये पूछा गया है ना, तो इसके सर हाँ प्रश्न सर, हाँ लास्ट ईयर्स में पूछा गया है। अच्छा, लास्ट ईयर में, ठीक है। ठीक है, तो हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि शेखर का व्यक्तित्व क्या है। शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण है। ये आप कर लेंगे तो उससे संबंधित कोई भी सवाल आता है आप पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर आपकी बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए सवाल किया जाता है, पूछा जाता है। ये देखिए जहाज में लगा मैं। तो इस तरह
अ, शेखर एक जीवनी में जो शेखर का जो चरित्र है, मतलब शेखर का से प्रश्न यही था कि शेखर का कुंठा सहित जो है आधुनिक मन अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, जो आधुनिक मन की अभिव्यक्ति हुई है शेखर एक जीवनी में शेखर के चरित्र की, लेकिन वो कुंठा सहित है, कुंठा नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि शेखर एक जीवनी में शेखर का जो चरित्र है वो आधुनिक मन की जो जटिलताएं हैं, आधुनिक मन की जो जटिलताएं हैं, जो कुंठा है, और जो आंतरिक संघर्षों का सशक्त चित्रण करता है, ये उसमें दर्शाया गया है। और शेखर के चरित्र में जो कुंठा है वो अम, कुंठा से युक्त आधुनिक मन की अभिव्यक्ति इसमें होती हुई दिखाई देती है। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि आधुनिक मन क्या है, आधुनिक मन की क्या विशेषताएं हैं। तो शेखर के व्यक्तित्व में जो आधुनिक मन निवास कर रहा है, उस आधुनिक मन की विशेषताएं पूछा जाए कि आधुनिक मन किसको कहेंगे, तो आधुनिक मन की जो विशेषता होती है वो ये है कि व्यक्तिवाद है, आत्मचिंतन है, परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्व है, और सामाजिक बंधनों के प्रति एक तरीके से विद्रोह है, और अर्थ की खोज है। शेखर के चरित्र में जो है प्रमुखता से उभरती है ये सब चीजें, जो आधुनिक मन की विशेषताओं का के अंतर्गत आने वाली चीज है, या एक कह सकते हैं कि टूल्स है। क्या? व्यक्तिवाद, आत्मचिंतन, परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद, सामाजिक बंधनों के प्रति विद्रोह, और अर्थ की खोज, मतलब अपने होने के अर्थ की खोज। तो ये शेखर के चरित्र में प्रमुखता से उभरती हुई दिखाई देती है। अब शेखर एक ऐसा युवा है जो अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में एक तरीके से फंसा हुआ है। वो स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और सत्य की खोज में है, लेकिन इस खोज में उसे बार बार निराशा, अकेलापन, कुंठों का सामना करना पड़ता है। और यह आधुनिक मन की अ, उस स्थिति को दर्शाता है जो आदर्शों और वास्तविकता के बीच बराबर संघर्ष करती रहती है। तो इसमें हम शिखर की जो कुंठा है उसका आंतरिक संघर्ष भी हम देखते हैं कि मतलब कुंठा आप जानते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके से उसको अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, एक तरीके से वही है। तो शेखर के चरित्र का एक जो है केंद्रीय तत्व है कुंठा, जो इसके आधुनिक मन की जटिलता को एक तरीके से रेखांकित करती है। और यह कुंठा कई स्तरों पर व्यक्त हुई है। अब जो दो चार स्तर है कि सामाजिक और पारंपरिक बंधनों के प्रति उसके मन में कुंठा है। अ, राजनीतिक आदर्शवाद, उसके प्रति कुंठा है, निराशा है। प्रेम और भावनात्मक कुंठा, प्रेम को लेकर भी है। तो उसमें देखेंगे सामाजिक और पारंपरिक बंधनों के प्रति जो कुंठा है, शेखर जो है वो सामाजिक रूढ़ियों जैसे जातिवाद और परंपरागत नैतिकता, इसके खिलाफ विद्रोह करता है। उदाहरण के लिए जैसे वो ब्राह्मण छात्रावास छोड़कर हरिजन छात्रावास में रहने का निर्णय लेता है, जो उसकी सामाजिक असमानताओं के प्रति असंतोष को दर्शाता है। उस समय की जो सामाजिक विषमता वो देखता है, तो उससे वो उसके मन में असंतोष पैदा होता है। तो हालांकि समाज के दबाव और अपेक्षाएं उसे बार बार कुंठित करती हैं, क्योंकि वह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाता है। आप देखेंगे इसके उल्टा वहां निकल कर आती है कि शेखर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होता है और जेल की सजा भुगतता है, लेकिन उसका आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है वो वास्तविकता से टकराता है, और वह क्रांतिकारी आंदोलन की सीमाओं और असफलताओं से कुंठित होता है। जब वह क्रांतिकारी आंदोलन की सीमाओं और असफलताओं से कुंठित होता है, यह कुंठा ये आधुनिक मन की उस स्थिति को दर्शाती है जो सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा को रखता तो है, लेकिन व्यावहारिक बाधाओं से टकराता है। ये आधुनिक मानव के मन की भी कुंठा है। जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी बुद्धिजीवी प्राणियों की श्रेणी में आता है, ये उसकी भी कुंठा है। ये आप सभी को समझना होगा।
तो सर और हाँ, सर इसमें राजनीतिक आदर्शवाद किस प्रकार दिखाई देता है? राजनीतिक आदर्शवाद, राजनीति के प्रति जो आदर्श, जो उस समय विशेष, वो समय में जो देखते हैं आगे, राजनीतिक आदर्श देख रहे हैं, जिसकी शोषणकारी नीतियां, जिस औपनिवेशिक दौर था ना उस समय, तो यस सर। औपनिवेशिक दौर था, तो राजनीतिक आदर्श जो बनाया गया था कि भारतीयों के जीवन की बेहतरी के लिए सब, विक्टोरिया महारानी काम कर रही है यहाँ ये भारतीयों के लिए, लेकिन ये सच तो था नहीं। उनका जो नेतार था वो आर्थिक रूप से, सामाजिक स्तर पे तो कुछ काम उन्होंने किया, लेकिन आर्थिक स्तर पे तो वो शोषण करना था। मतलब आर्थिक स्तर पे वो खोखला कर रहे थे हमारे देश को। यहाँ के कच्चे मालों को ले ले जाके वहां बना के, वहां से फिर माल को तैयार करके एक बड़े बाजार के रूप में भारत को देखते थे। और ये मतलब जो राजनीतिक स्तर पे जो गवर्न कर रहे थे, वो आदर्श जो प्रस्तुत कर रहे थे, या जो आजादी की लड़ाई में, इसको दोनों स्तर पे देख सकते हैं, या भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जो उनका जो औपनिवेशिक दौर में राज कर रहे राजनीतिक सत्ता का जो व्यवहार, तो उससे निराशा थी ना। भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के एवज में ही इनको जेल में रहना पड़ा, ये जेल में थे। अब समझ में आ रही बात आपको? तो यस सर। उसके प्रति, हाँ, तो उसके प्रति निराशा इनके मन में होती है। तो वही निराशा, कुछ कर नहीं पाने से वो निराशा कुंठा में बदल जाती है। तो जो आदर्शवादी दृष्टिकोण ये वास्तविकता से टकराता है, और क्रांतिकारी आंदोलन की जो सीमाएं असफलताओं से कुंठित होता है, यह कुंठा आधुनिक मन की उस स्थिति को दर्शाती है, जो सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा तो रखता है, लेकिन व्यवहारिक बाधाओं से वो टकराता भी है। तो प्रेम को लेकर है, शिखर के प्रेम संबंध विशेष रूप से शशि के साथ तो गहरे भावनात्मक लेकिन त्रासदीपूर्ण है। शशि की मृत्यु होती है, उसे गहरे आघात में डाल देती है शेखर को, और उसकी स्मृति में वो, मतलब उसकी स्मृति, उसकी याद उसे सताती रहती है। ये तो सब आप उपन्यास पढ़े हैं, आप जानते हैं, देखे हैं। लेकिन शेखर का जो आत्मचिंतनशील स्वभाव है, उसे प्रेम में पूर्ण समर्पण से रोकता है एक तरीके से, जिसके परिणाम स्वरूप वो भावनात्मक कुंठा का शिकार होता है, और आधुनिक मन की उस विशेषताओं को दर्शाता है, जो गहरे भावनात्मक अनुभव तो चाहता है, लेकिन रिश्तों की जटिलताओं में उलझ जाता है। और शिखर निरंतर जो है जीवन के अर्थ, अपनी पहचान और खोज, तो सत्य की खोज में है। अस्तित्ववादी कुंठा है जो अपने होने का, शिखर जो है निरंतर जीवन के होने का अर्थ, अपनी पहचान और सत्य की खोज में है, ये आप जानते हैं। तो वह एक तरीके से दार्शनिक और अस्तित्ववादी प्रश्नों से लगातार जूझता है, जैसे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वह स्वयं को कैसे परिभाषित करे। इन सवालों के जवाब न मिलने पर वह एक गहरी आंतरिक कुंठा का अनुभव करता है, जो आधुनिक मन की विशेषता है, अर्थहीनता और अनिश्चितता की भावना। आधुनिक मन की जो विशेषता है, अर्थहीनता की, हम क्यों जी रहे हैं, अर्थहीन जीवन है, जीवन निस्सार है, कोई अर्थ नहीं है जीवन जीने, और कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अनिश्चितता की भाव। तो ये शेखर के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, आधुनिक मन की जो अभिव्यक्ति है। ये शेखर का जो चरित्र है, आधुनिक मन की अभिव्यक्तियों को देखेंगे आत्मचिंतन और मनोवैज्ञानिक गहराई के स्तर पे। शेखर का जो आत्मचिंतनशील स्वभाव, उपन्यास की जो एक तरह से कह रहे हैं जो फ्लो है, वो मनोवैज्ञानिक शैली में अभिव्यक्त हुआ है, होता है। वो अपनी स्मृतियों, भावनाओं और विचारों को जो है गहराई से विश्लेषित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे हम एग्जाम्पल लें तो
वो अपने बचपन, वो परिवार और प्रेम के अनुभवों को बार बार याद करता है शेखर, जिससे उसकी जो है आंतरिक दुनिया जो है पाठकों के सामने, हम पाठकों के सामने खुलती है। कि वो बार बार अपने बचपन को याद करता है, अपने परिवार को याद करता है और प्रेम के अनुभवों को बार बार याद करता है। इससे वो उसकी जो अंदर की दुनिया है या उसके शेखर के व्यक्तित्व के आंतरिकता से पाठक का परिचय होता है। तो शेखर का जो सामाजिक, राजनीतिक और पारंपरिक मान्यताओं के प्रति जो विद्रोह है, ये आधुनिक मन के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। वह जो है समाज के ढांचों को चुनौती देता है, ये भी चर्चा हो चुकी है, और अपनी व्यक्तिगत प्रामाणिकता की खोज करता है। यह आधुनिक मन की उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जो सामूहिकता के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व तो शिखर के व्यक्तित्व, शिखर एक जीवनी का एक प्रमुख आधार भी है। तो शिखर भारतीय संस्कृति और पश्चिमी विचारों के बीच फंसा हुआ, दोनों बीच। और पश्चिमी साहित्य वो भी पढ़ता है, देखता है कि टी एस इलियट, जेम्स जॉयस इनसे भी प्रभावित है, लेकिन भारतीय दर्शन और रहस्यवाद से भी प्रभावित है, उससे भी जुड़ा हुआ है। यह द्वंद्व जो है आधुनिक मन की उस स्थिति को दर्शाता है जो परंपरा और आधुनिकता के में एक तरीके से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये उसके अलावा एक दो और देखें हम कि अकेल शिखर का जो अकेलापन है और सामाजिक अलगाव, ये आधुनिक मन की एक प्रमुख विशेषता है। जो भी बुद्धिजीवी चिंतनशील होगा वो अकेलापन, उसको मतलब अकेलेपन की त्रासदी से गुजरेगा। तो शेखर में अकेलापन और सामाजिक अलगाव आधुनिक मन की एक प्रमुख विशेषता है। वह अपने विचारों और भावनाओं में इतना डूबा रहता है कि दूसरे से गहरा संबंध नहीं बना पाता है। और यह आधुनिक मन की उस स्थिति को दर्शाता है जो व्यक्तिगत खोज में गहरे अकेलेपन का अनुभव करता है। ये शेखर का जो कला और साहित्य के प्रति जो लगाव है, साथ ही उसकी काव्यात्मक संवेदनशीलता है, आधुनिक मन की जो सौंदर्य बोधी खोज को व्यक्त करता है। वो व्यक्ति को काव्य और प्रतीकों के माध्यम से देखता है। जो छायावादी प्रभाव वो भी हम दर्शाते हुए देखते हैं, जैसे प्रकृति और प्रेम के प्रति उसका दृष्टिकोण काव्यात्मक और एक तरीके से रोमांटिक भी है। तो अ, उपन्यास में जो शेखर के मन की जो कुंठा है, वो आधुनिक मन की जो है एक तरीके से पुष्टि अ, इस एक दो उदाहरण के माध्यम से अगर मैं कहूँ तो उपन्यास की जो आत्मकथात्मकता है और उसकी जो शेखर का जो है जीवन का जो संघर्ष है, कुंठाओं को मनोवैज्ञानिक शैली में जो है गहराई से चित्रित करता हुआ दिखाई देता है। अम, उपन्यास में जो है शिखर एक जीवनी उपन्यास में ये प्रतीकों और काव्यात्मक भाषा का उपयोग ये किया गया है। और शेखर की जो भावात्मक और दार्शनिक पीठ है वो भी अभिव्यक्त हुई है। वह छायावादी रोमांटिक विद्रोह से जो है प्रेरित है। और जो छायावादी रोमांटिक विद्रोह है वो आधुनिक मन की सौंदर्य बोधि और भावनात्मक खोज को ही दर्शाता है। जो ऐतिहासिक संदर्भ हम देखें इस उपन्यास का कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में एक सेट है जहाँ युवा पीढ़ी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से जूझ रही थी। शेखर की कुंठा और उसका विद्रोह उस युग की जो बुद्धिजीवियों की मनोदशा है उसको प्रतिबिंबित करता हुआ भी दिखाई देता है।
जो आधुनिकता और परंपरा के बीच में फंसे हुए ऐसे लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। त्रासदपूर्ण एक तरह से ट्रेजिडी कहेंगे। त्रासदपूर्ण अंत जो है, शेखर का जो मृत्यु दंड की प्रतीक्षा में जो है उपन्यास का अंत हो जाता है। उसकी कुंठा और आधुनिक मन की त्रासदी को एक तरीके से रेखांकित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अपनी खोज में पूर्णता नहीं पा सके और अंततः त्रासदी का शिकार हो जाती है। और तीसरा भाग जो कहते हैं विद्वान की, जो लिख रहे थे लेकिन जेल से आते वक्त कहीं वो पांडुलिपि जो लिखे थे वो गिर गई थी, खो गई, इसलिए उपन्यास एक तरीके से पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सका। तो शेखर एक जिम्मी हूँ। कुल मिला जुला के हम जो उसके व्यक्तित्व में जो कुंठा सहित जो आधुनिक मन अभिव्यक्त हुआ है, शेखर का चरित्र आधुनिक मन की जो एक सशक्त अभिव्यक्ति है जो कुंठा से युक्त है। और वही आधुनिक मनुष्य जो बिना कुंठा के आधुनिक मन, आधुनिक फिर मन नहीं हो सकता, क्योंकि वो परेशान होगा, फिर निराश होगा। निराश होगा तो फिर कुंठा कुंठा भी उसके मन में। तो कह सकते हैं कि शेखर की आत्मचिंतनशीलता, जो चिंतनशील प्राणी होगा उसके उसको निराशा होगी और फिर कुंठा भी होगी। तो शेखर में आत्मचिंतनशीलता है, तो उसकी आत्मचिंतनशीलता, सामाजिक और राजनीतिक विद्रोह और प्रेम की त्रासदी और अस्तित्ववादी खोज, ये आधुनिक मन की जटिलताओं को दर्शाती है। और शेखर की कुंठा, चाहे वो सामाजिक बंधनों से हो, सामाजिक बंधनों, राजनीतिक असफलताओं या भावनात्मक अधूरेपन से उत्पन्न हो, उस युग के बुद्धिजीवियों की मनोदशा का प्रतीक है, जो परंपरा और आधुनिकता, आदर्श और वास्तविकता के बीच फंसे थे। उपन्यास की जो मनोवैज्ञानिक शैली है, प्रतीकात्मकता और त्रासदीपूर्ण अंत इस बात की पुष्टि करते हैं, शेखर का जो चरित्र आधुनिक मन की जो है गहरी और जटिल अभिव्यक्ति है। आधुनिक, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को जो है यहीं पर विराम देते हैं। और ये हम लोग, मुझे लगता है कि इस पर बातचीत कर लिए। अब जो कौन सा प्रश्न इसी से संबंधित बता रहे थे, छायावादी रोमांटिक विद्रोह। छायावादी रोमांटिक विद्रोह, शेखर का चरित्र, क्या सवाल है। शेखर का चरित्र किस प्रकार छायावादी। सर इसी से ही रिलेटेड है संयुक्त परिवार का हास्य। हाँ, इसी से रिलेटेड तो नहीं है, राग दरबारी में हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। ठीक। विद्रोह से अलग है, ये है ना सवाल, कि शेखर का चरित्र। ठीक है। चलिए, तो अब जो है, हाँ, इस पर कुछ है पॉइंट, मैं जो है, हम्म, चलिए तो
एक सेकंड। हम्म, हम्म। शेखर का व्यक्तित्व है ना? क्या है प्रश्न, एक बार खुशबू बोलना। मैं तो था यहाँ पर, अभी मिल नहीं रहा है अभी। हाँ जी। सर ये वाला क्वेश्चन है, शेखर का विद्रोह किस अर्थ में छायावादी रोमांटिक विद्रोह से भिन्न है, भिन्न दिखाई ओके। पड़ता है स्पष्ट। शिखर का विद्रोह किस प्रकार छायावादी, हाँ ठीक है। ये हम्म, चलिए। अब इसमें हम देखेंगे, इस प्रश्न के दो पहलू हैं कि एक छायावादी रोमांटिक विद्रोह क्या है, और फिर शेखर का जो विद्रोह है वो किस प्रकार छायावादी रोमांटिक विद्रोह से अलग है। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। तो ये सर ये वही रोमांटिक छायावादी रोमांटिक है जो मुक्ति बोध के उसमें आया था। नहीं नहीं, नहीं ये नहीं है। ये नहीं है, वो नहीं है। हम्म, चलिए। हाँ, ये देखिए आगे का जो उपन्यास, ये शेखर एक जीवनी का नायक जो शेखर है, ये छायावादी रोमांटिक विद्रोह से कई मायनों में भिन्न है। देखिए छायावाद, आप जानते हैं कि 1918 से 1936 ये हिंदी साहित्य में व्यक्तिवादी भावनाओं, प्रकृति से प्रकृति के साथ एक तादात्म्य स्थापित करने वाला रहस्यवाद और स्वप्निल विद्रोह के लिए एक तरीके से जाना जाता है। और शेखर का जो विद्रोह है वो हालांकि छायावादी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है, अधिक यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चेतना से युक्त है। यह जो विद्रोह शेखर का है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक रूढ़ियों और औपनिवेशिक दमन के खिलाफ एक जटिल और आत्मचेतन, मतलब आत्मचेतन जो है संघर्ष को ही दर्शाता है। और इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे कि शेखर का जो विद्रोह है ये किस प्रकार छायावादी रोमांटिक विद्रोह से अलग है। कि पहला हम देख रहे हैं यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक जो विद्रोह। छायावादी विद्रोह जो है प्राय स्वप्निल, भावनात्मक और रहस्यमय होता है, जो व्यक्तिगत भावनाओं और प्रकृति के साथ तादात्म्य में व्यक्त होता है, मतलब अभिव्यक्त होता है। लेकिन इसके विपरीत विपरीत जो है शेखर का विद्रोह गहराई से आत्मचेतन, यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक है। वो अपनी आंतरिक उथल पुथल और सामाजिक बंधनों सामाजिक बंधनों और औपनिवेशिक दमन के खिलाफ संघर्ष करता है। तो शेखर एक जीवनी में जो शेखर का जो चरित्र है
वो अपनी व्यक्तिगत पहचान, स्वतंत्रता और नैतिकता के प्रश्नों से जूझता है। जो छायावादी नायकों की जो विशेषता है, स्वप्नशीलता और भावुकता, उससे भिन्न है। जैसे उदाहरण के लिए शेखर का जो है जेल अनुभव और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी उसकी यथार्थवादी और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। छायावादी रोमांटिक विद्रोह एकदम भावुकता से जुड़ा हुआ मामला है, उससे ये अलग है। सामाजिक और राजनीतिक चेतना के स्तर पर अगर हम देखें तो छायावादी जो साहित्य में विद्रोह है प्राय व्यक्तिगत और आध्यात्मिक होता है। ये मतलब बड़ी आसानी से आप लोग इन बिंदुओं को माध्यम इस तरह से आप समझ लेंगे कि छायावादी साहित्य में जो विद्रोह है वो प्राय व्यक्तिगत और आध्यात्मिक होता है, जो सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन की अपेक्षा व्यक्तिगत मुक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन शेखर का विद्रोह इसके विपरीत है। वो सामाजिक रूढ़ियों, परिवार की परंपरागत संरचना और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जो उसके विद्रोह को एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आयाम प्रदान करता है। यह छायावादी विद्रोह की व्यक्तिपरक और स्वप्निल प्रकृति से एकदम स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देती है। तो इस रूप में शेखर का विद्रोह छायावादी रोमांटिक विद्रोह से अलग है। तो प्रेम और व्यक्तिगत संबंधों के स्तर पर अगर हम देखें तो छायावादी साहित्य में प्रेम प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण, स्वप्निल और असंभव, मतलब आध्यात्मिक स्तर का, जो प्रकृति और रहस्यवाद से जुड़ता हुआ दिखाई देता है या जुड़ा रहता है। लेकिन शेखर के प्रेम जो है, प्रेम संबंध जैसे शशि के साथ है, यथार्थवादी है और जटिल भी है। उसका प्रेम केवल भावनात्मक उत्कर्ष नहीं बल्कि मतलब सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच जो है एक टकराव का भी प्रतीक है। देखिए, यथार्थ की जो कठोरता है, मानवीय कमजोरियां हैं, कमजोरियों से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए शशि के साथ उसका संबंध सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संघर्ष को दर्शाता है। मतलब सामाजिक अपेक्षा क्या है? सामाजिक नैतिकता को बनाए रखना, लेकिन वो व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक नैतिकताओं के बीच संघर्ष को दर्शाता रहता है। देखिए, आधुनिकता और आत्म चेतना के स्तर पर अगर हम देखें तो छायावादी नायक जो है प्रायः आत्म केंद्रित रहता है और भावनात्मक होते हैं। आप जयशंकर प्रसाद के कामायनी में देखिए, जो उसके नायक मनोहर भी मतलब आत्म केंद्रित है, भावनात्मक है, जिनका विद्रोह जो है पारंपरिक ढांचे के खिलाफ होता है। लेकिन यह विद्रोह अक्सर स्पष्ट लक्ष्य मतलब नहीं दिखाई देता या दिशा से रहित होता है। लेकिन शेखर का विद्रोह जो है आधुनिक और नैतिकता के प्रश्नों पर गहराई से विचार करता है। नैतिकता पर खूब सवाल है शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी में जो है उसका आत्मकथात्मक शैली में चित्रण एक आधुनिक मनुष्य की मनोवैज्ञानिक जटिलता को दर्शाता है, जो छायावादी नायकों की सरल और भावुक स्वप्निलता से भिन्न है। ये महत्वपूर्ण बात है। और औपनिवेशिक संदर्भ और राष्ट्रीय चेतना के स्तर पे कैसे कैसे अलग है। देखिए, शेखर का विद्रोह जो है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में रचा गया है, जहां वह ब्रिटिश शासन और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष करता है। उसकी जेल यात्रा और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी उसके विद्रोह को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ती है। छायावादी साहित्य में ऐसा राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ प्राय अनुपस्थित होता है, क्योंकि उसका ध्यान व्यक्तिगत और आध्यात्मिक मुक्ति पर होता है। शेखर का यह आयाम उसे छायावादी विद्रोह से अलग करता है। तो जैसे हम उदाहरण दें जेल का अनुभव। जेल का अनुभव में देखिए, जेल अनुभव में शेखर का जेल में बिताया जो समय है, वहाँ की यातनाएं हैं, उसके विद्रोह को यथार्थवादी और सामाजिक बनाती है। यह
छायावादी नायकों के विद्रोह से भिन्न है, जो प्रायः प्रकृति या कल्पना से मुक्ति तलाशते हैं। शशि के साथ जो संबंध है उसके संदर्भ में देखिए तो शेखर का शशि के साथ जो प्रेम सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच जो है टकराव को दर्शाता है, जो छायावादी प्रेम की जो अतिरंजित भावुकता है उससे अलग है। ये बिल्कुल अलग यथार्थवाद। स्वतंत्रता संग्राम के स्तर पर अगर हम देखें तो शेखर की जो स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो उसका रुख है, उसके विद्रोह को राष्ट्रीय और सामाजिक संदर्भ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है, जो छायावादी विद्रोह में एकदम दुर्लभ है ये सब चीजें देखना। तो हम जो है कह सकते हैं कि शेखर का विद्रोह छायावादी रोमांटिक विद्रोह को छायावादी रोमांटिक विद्रोह की जो स्वप्निल और व्यक्तिगत और रहस्यमय प्रकृति है उससे भिन्न है, क्योंकि यह यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक सामाजिक और औपनिवेशिक संदर्भ से युक्त है। उसका विद्रोह केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों, औपनिवेशिक दमन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रश्नों से जुड़ा है। यह आत्मचेतन और आधुनिक दृष्टिकोण शेखर को छायावादी नायकों से अलग स्थापित करता है और उसे एक जटिल यथार्थवादी विद्रोही के रूप में स्थापित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज ये शेखर एक जीवनी का जो है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूरा हो गया है। और हम आते हैं राग दरबारी पर। राग दरबारी आप जानते हैं, राग दरबारी उपन्यास हिंदी साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध है। उपन्यास जगत में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है और ये श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित, ये अभी वीडियो बंद हो गया था, आप लोग याद दिला दिए। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित उस कैमरा है जो तो हम शुरू करते हैं बातचीत राग दरबारी पर। राग दरबारी हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासों में एक है जिसे श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है और इसका जानते हैं प्रकाशन वर्ष 1968 है, उसमें प्रकाशित किया गया है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण समाज, नौकरशाही और स्वतंत्रता के बाद के भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार और सामाजिक विडंबनाओं का एक व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी चित्रण करता हुआ दिखाई देता है। यह हिंदी साहित्य में जो व्यंग्य विधा का एक व्यंग्य विधा तो नहीं कहेंगे लेकिन व्यंग्य विधा के करीब, व्यंग्य है तो उपन्यास विधा लेकिन इसमें व्यंग्य की धार का एक उत्कृष्ट उदाहरण इसमें दिखाई देता है। और इसे साहित्य अकादमी द्वारा 1970 में सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये आप जानते हैं। उपन्यास का कथानक जो है उत्तर प्रदेश में एक काल्पनिक गांव है शिवपालगंज, उसके इर्द गिर्द घूमता है, जो ग्रामीण भारत की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विसंगतियों का एक तरीके से प्रतीक है। और उपन्यास का जो कथानक है ये आप जानते हैं कि राग दरबारी की कहानी जो शिवपालगंज नामक गांव है उस गांव पर केंद्रित है, जहां सामाजिक राजनीतिक सत्ता के लिए निरंतर खींचतान चलती रहती है। उपन्यास का नायक जो है रंगनाथ एक शिक्षित शहरी युवक है
जो अपनी पढ़ाई के लिए शोध करने शिवपालगंज जाता है, तब आता है, और वह अपने मामा जी उसके लगते हैं वैद्य जी, वो वैद्य जी के यहाँ ठहरता है, और जो गांव का एक प्रभावशाली और चालाक नेता है वैद्य जी। रंगनाथ की नजरों में जो गांव की जो जटिलता है, जटिल सामाजिक संरचना है, भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल का जो चित्रण उसको अम, उसका चित्रण किया गया है, वो चित्र दिखाई देता है। उपन्यास में कोई पारंपरिक कथानक नहीं है, यह मतलब एक तरीके से विभिन्न घटनाओं और पात्रों के माध्यम से ग्रामीण समाज की आवश्यक वास्तविकताओं को उजागर किया गया है। शिवपालगंज में जो सत्ता का केंद्र है वो वैद्य जी और उनके प्रतिद्वंदी रुक्पन बाबू के बीच बटा है। शिवपालगंज जो कस्बा है वो ग्रामीण कस्बाई जीवन की एक तरीके से ये कहानी, वो वैद्य जी और उनके प्रतिद्वंदी रूपन बाबू के बीच बटा है। दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तरह तरह की चालें चलते हैं, और गांव में सहकारी समिति, स्कूल और अन्य संस्थाएं भ्रष्टाचार और स्वार्थ की भेंट चढ़ चुकी है। रंगनाथ जो शुरू में गांव की समस्याओं को समझने और सुधारने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वो भी इन विसंगतियों में उलझ जाता है, और अंततः निराश होकर, हताश होकर शहर लौट जाता है। तो इस रूप में हम प्रमुख इस उपन्यास में देखेंगे जो दो चार प्रमुख पात्र हैं। एक रंगनाथ जो मुख्य पात्र है, उपन्यास का एक केंद्रीय चरित्र है, और एक आदर्शवादी और शिक्षित युवक है जो गांव की वास्तविकताओं से टकराता है। वह गांव की समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः व्यवस्था की जटिलता के सामने जो है वो नतमस्तक हो जाता है। वैद्य जी दूसरे प्रमुख पात्र हैं रंगनाथ के बाद। वैद्य जी रंगनाथ के मामा लगते हैं और गांव का एक प्रभावशाली और चालाक नेता के रूप में भी आते हैं, हमारे सामने आते हैं, दिखाई देता है। वह सत्ता और धन के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। रुपन बाबू हैं जो वैद्य जी का मुख्य प्रतिद्वंदी है, जो गांव में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। लंगड़ है प्रमुख पात्र जो वैद्य जी का वफादार अनुयायी है, जो गांव में उसकी हर योजना को लागू करने में मदद करते हैं। सनीचरी है, सनीचर जो है एक गरीब और शोषित महिला है, जो ग्रामीण समाज में निम्न वर्ग की दुर्दशा का एक तरह के से प्रतीक। सनीचर खन्ना मास्टर है, गांव के स्कूल के शिक्षक हैं जो भ्रष्टाचार और व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। जो उपन्यास का जो एक तरीके से जो बेस है, वो उसको अगर हम देखें तो उस पर बात करें तो जो भ्रष्टाचार और जो नौकरशाही है उसको मतलब दो चार बिंदुओं को केंद्रीय भावभूमि के रूप में, विषय वस्तु के रूप में लिया गया है। उसमें केंद्रीय विषय वस्तु दो चार उसमें हम गिनवाएंगे अगर, तो भ्रष्टाचार, नौकरशाही। उपन्यास जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और नौकरशाही की जो विफलता है, उसका जो फेल्योर है, उसका तीखा चित्रण इसमें किया गया है। सहकारी समितियां हैं, स्कूल हैं, और प्रशासनिक व्यवस्था है, सभी स्वार्थ और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। सोशल आयरनी को भी इसमें दिखाया गया है, मतलब सामाजिक विडंबना जिसको कहते हैं। कि देखिए गांव में जो सामाजिक संरचना है, जातिगत भेदभाव है और लैंगिक असमानता है। ये लैंगिक असमानता की जो विडंबनाओं को उजागर किया गया है। शनिचिरी जैसे पात्र जो है ये शोषित वर्ग की दुर्दशा को दर्शाते हैं। उपन्यास में जो सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष और चालबाजियां दिखाई गई है, वो भी एक केंद्रीय भावभूमि है, क्योंकि वैद्य जी और रुपन बाबू के बीच की प्रतिद्वंदिता सत्ता की भूख को दर्शाती है। तो सत्ता की भूख भ्रष्टाचार के केंद्र में, ये भी श्रीलाल शुक्ल इस उपन्यास के माध्यम से दिखा है। और एक आदर्श और यथार्थ का भी इसमें
वो द्वंद्व चल रहा है, मतलब बनाम, आदर्शवाद बनाम यथार्थ। तो उसमें हम देखेंगे रंगनाथ का आदर्शवाद जो है ये गांव की कठोर यथार्थवादी व्यवस्था से जब टकराता है, तो जो शिक्षित युवा वर्ग की हताशा और असहायता को भी दर्शाता है। ये एक आदर्शवादी युवक जब यथार्थ से उसका पाला पड़ता है तो वो घोर निराशा में जाता है, असहाय फील करता है, महसूस करता है। तो ये है बाकी का, ये ग्रामीण भारत का जो यथार्थ इस उपन्यास, मतलब उत्तर भारत के ग्रामीण भारत का यथार्थ, उत्तर भारत में ग्रामीण यथार्थ, उसको भी चित्रित किया गया है कि कैसे ग्रामीण भारत की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकता को बारीकी से मतलब इस उपन्यास में दिखाया गया है, जिसमें प्रगति की आड़ में ठहराव और पतन स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि दिखाई देता है। देखिए, शैली और भाषा के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये भाषा और शैली के संदर्भ में राग दरबारी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी व्यंग्यात्मक शैली और जीवंत भाषा है। शिलाल शुक्ल ने ग्रामीण भारत की बोलचाल बोलचाल और मुहावरा और स्थानीय शब्दावली का कुशलता से उपयोग किया है, जो पाठ को प्रामाणिक और रोचक भी बनाता है। उपन्यास में जो हास्य और व्यंग का तीखा समन्वय जो इसमें दिखाई देता है, जो गंभीर सामाजिक मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में भी प्रस्तुत करता है। कथानक की जो संरचना है प्रकरणात्मक, जिसमें विभिन्न घटनाएं हैं, पात्र हैं, गांव की समग्र तस्वीर इसमें निकल कर सामने आती है। देखिए, इस उपन्यास का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ है वो राग दरबारी स्वतंत्रता के बाद के भारत, जो 1950-60 के दशक के सामाजिक और राजनीतिक जो माहौल है उसको दर्शाता है, और उसको दर्शाता है। और वह यह मतलब ये वो दौर था 50 और 60 का, जब भारत में स्वतंत्रता की उम्मीदें भ्रष्टाचार, नौकरशाही और सामाजिक असमानता की दीवारों से टकरा रही थी। आजादी मिल गई थी, आजादी मिल गई थी तो उसके बाद मोह भंग का दौर भी शुरू होता है। आजादी मिलने के बाद जो उम्मीदें लगी थी कि अपना शासन आएगा, तो फिर जो रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक सुविधाएं हैं, मतलब सबको प्राप्त होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन जब भारत में उस नव स्वतंत्रता की जो उम्मीदें थी वो भ्रष्टाचार, नौकरशाही और सामाजिक असमानता की दीवारों से टकराती हैं, और इसी को हम मोहभंग का दौर भी कहते हैं। और उपन्यास ग्रामीण भारत में विकास की योजनाओं के दुरुपयोग और सामाजिक सुधारों की विफलता को भी उजागर करता है। जैसे सहकारी समितियां, ये ग्रामीण भारत के विकास की योजनाओं में सहकारी समितियां, ये सब इनका एक तरीके से सृजन किया गया था। तो ये भारतीय समाज की जड़ता और परिवर्तन की चुनौतियों का भी एक तरीके से प्रतीक भी है। और हम जो है ये देखते हैं कि अ, इस एक दो बातें और राग दरबारी के बारे में कि मतलब इसका क्या, इसकी महत्ता क्या है। तो राग दरबारी जो है हिंदी साहित्य में जो है व्यंग उपन्यास की विधा में जो एक नई ऊंचाई को प्राप्त किए हुए है। इसने ग्रामीण भारत के जो यथार्थ है, उस ग्रामीण भारत के यथार्थ को साहित्य में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। 1970 में इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था, ये बता चुका हूँ। और पुरस्कार, इस तरह का पुरस्कार मिलना इसकी साहित्यिक उत्कृष्टता का भी प्रमाण है। तो सांस्कृतिक प्रभाव कहेंगे कि उपन्यास का प्रभाव इसलिए इतना व्यापक रहा है कि राग दरबारी शब्द हिंदी में भ्रष्ट और अव्यवस्थित ग्रामीण प्रशासन का पर्याय बन गया है। जहाँ अव्यवस्थित भ्रष्टाचार से संबंधित चीजों का, अगर चीजों की तुलना करना होता है तो लोग कहते हैं शिवपालगंज,
नहीं तो इसका जो स्कूल का नाम है छंगामल विद्यालय, छंगामल इत्यादि, मतलब इसका पर्याय बना हुआ है। ये इतना प्रसिद्ध है। राग दरबारी शब्द हिंदी में जो भ्रष्ट और अव्यवस्थित ग्रामीण प्रशासन का पर्याय बना हुआ है। इसे दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। आज भी राग दरबारी की जो थीम है और व्यंग है वो भारतीय समाज में प्रासंगिक है। और वो इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और सामाजिक विडंबनाएं आज भी मौजूद है। तो कह सकते हैं जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, आलोचकों ने राग दरबारी को हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना। कुछ आलोचकों का मानना है कि उपन्यास में ग्रामीण समाज का चित्रण अत्यंत यथार्थवादी है, लेकिन यह गांव की सकारात्मक भावनाओं, मतलब संभावनाओं को जो है ये नजरअंदाज करता है। और दूसरी ओर इसकी जो व्यंग्यात्मक शैली और भाषा की जीवंतता है, उसके इस पोर्शन को हर जगह सराहा गया है। और इसकी प्रसिद्धि में एक बड़ा कारण भी है। उपन्यास को जो है प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा का विस्तार माना जाता है, जिसमें व्यंग का आधुनिक रंग एक तरीके से जोड़ा गया था। तो इस तरह से राग दरबारी जो है हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति उपन्यास है, जो ग्रामीण भारत की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विसंगतियों का तीखा और हास्यपूर्ण चित्रण करता है। श्रीलाल शुक्ल की जो व्यंग्यात्मक शैली है, उनकी जो जीवंत भाषा है, और जो गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि है, गहरी सामाजिक समझ उनको कैसे विकसित हुई, वो पीसीएस की नौकरी करते थे। और उसी जो उत्तर प्रदेश का जो काल्पनिक नाम शिवपालगंज है, ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर के पास इनकी नौकरी थी। और वही गोरखपुर के आसपास जो उनकी जो नौकरी करते हुए जो उनको एक समझ विकसित हुई, जो उनको समाज की एक समझ दी। मतलब कहते हैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार वो उस व्यवस्था में रह कर अंदर से देखे हैं। तो इसीलिए गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि इस उपन्यास को एक अद्वितीय कृति बना देती है, महत्वपूर्ण कृति बनाती है। और यह उपन्यास न केवल स्वतंत्रता के बाद के भारत की हकीकत को उजागर करता है, बल्कि आज के समय में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। और यह पाठकों को हंसाता है और सोचने पर भी मजबूर करता है कि समाज की जटिलताओं को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। और हर तरह से यह एक भी मौका देता है। तो ये राग दरबारी का जो इस तरह से विस्तृत परिचय के अलावा इससे संबंधित क्या सवाल पूछा जाता है बताइए, थोड़ा उस पर चर्चा हो जाए, या कुछ अलग से आप चाह रहे थे? खुशबू कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए। 15-20 मिनट हमारे पास है, हम बातचीत करेंगे। 5 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेंगे क्योंकि थोड़ा लेट जुड़ा हूं मैं। वो तकनीकी या मतलब कन्वर्सेशन, मिस कन्वर्सेशन की वजह से। सर इस पे आया, राग दरबारी भारतीय लोकतंत्र की विडंबनाओं का रेखांकन है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये तो वही सब बातें, ये सब तो आप लोग प्रश्न कर लोगे, कुछ और पूछ रहे थे आप। ये तो वही चीजें इसमें आधी दोहराई जाएंगी, मैं अगर उस पर परिवार चर्चा। का हास्य, क्या? नहीं सुना, दोबारा संयुक्त बोलो। पूछा था, और एक नगरी संयुक्त क्या परिवार का सही? हास्य। अच्छा, हाँ, टिप्पणी में आया सर, ये संयुक्त संयुक्त परिवार का ह्रास। तो ये तो, हाँ, हाँ संयुक्त ठीक, परिवार का ह्रास। ठीक। हाँ तो ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं इसकी चर्चा क्लास में भी हालांकि हुई थी एक बार, और बोलते हैं कि संयुक्त परिवार जो है भारतीय समाज की एक पारंपरिक और जो है महत्वपूर्ण, कह सकते हैं इकाई के रूप में संयुक्त परिवार जो है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था रही है भारतीय समाज की, जिसमें कई पीढ़ियों तक एक ही छत के नीचे रहती थी, कई पीढ़ियां संसाधनों का जो है साझा उपयोग भी करते थे और पारस्परिक सहयोग पर जो है आधारित जो है जीवन जीते थे। हालांकि आधुनिक काल में संयुक्त परिवार की यह व्यवस्था जो है तेजी से कमजोर हुई,
और एकल परिवार जिसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं उसका प्रचलन बढ़ा। तो संयुक्त परिवार के ह्रास के कई जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। मतलब उसमें एक एक दो चार बिंदु पर मैं चर्चा कर देता हूँ कि मतलब संयुक्त परिवार के ह्रास के क्या कौन से कारण। एक एक तो औद्योगिकरण और शहरीकरण मुख्य कारण ये है, जिसकी चर्चा मैं क्लास में कर चुका था कि औद्योगिकरण और शहरीकरण ने रोजगार के अवसरों को गांवों से शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर किया। तो रोजगार के अवसरों को जो है गांवों से शहरों की ओर स्थानांतरित किया। जो भी मशीन कल कारखाने लगे वो शहरों में लगे। इसलिए जो है लोग जो है नौकरियों के लिए, बेहतर जीवन की तलाश के लिए जो है वो शहरों की ओर पलायन करने लगे। तो शहरों में छोटे मकान, उच्च जीवन यापन की जो लागत, जो खर्च है, और सीमित आदमियों के रहने की जगह की वजह से संयुक्त परिवार की जो संरचना है उसको बनाए रखना एक तरह से कठिन हो गया था। तो शहरी जीवन शैली को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता को प्राथमिकता दी जाती है शहरी जीवन शैली में। और ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता, जिसको प्राइवेसी कहते हैं, उसको वरीयता दी जाती है। तो फिर ये सब विशेषता संयुक्त परिवार की जो सामूहिकता है उसके विपरीत है सब। और हम अलग एक देख सकते हैं कि जो आर्थिक परिवर्तन हुआ उसमें स्वावलंबन जो है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो है व्यक्तिगत आय और स्वावलंबन को जो महत्व दिया जाता है। युवा पीढ़ी अपनी कमाई पर स्वतंत्रता चाहती है और परिवार के बुजुर्गों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। संयुक्त परिवार में जो क्या था, संयुक्त परिवार में संसाधनों का साझा उपयोग और सामूहिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी, वो सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को जो है कई लोग बोझिल मानते हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के जो है दबाव के चलते जो छोटे परिवारों को अधिक व्यवहारिक बना दिया। छोटे परिवारों को यानी न्यूक्लियर फैमिली को, क्योंकि कम लोग होने से खर्च कम होता है। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव ने छोटे परिवारों को अधिक व्यवहारिक बनाया, क्योंकि कम होने से खर्च भी कम होता है। और शिक्षा और व्यक्तिवाद, शिक्षा का प्रसार हुआ तो व्यक्तिवाद हावी होता गया। उससे संयुक्त परिवार का ह्रास हुआ और न्यूक्लियर फैमिली जन्म लेती है। जैसे शिक्षा ने लोगों को जो है व्यक्तिवादी, लोगों के दिमागों में जो व्यक्तिवादी सोच है उसको बढ़ावा दिया है। और शिक्षित युवा जो है अपनी स्वतंत्रता, अपने कैरियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की जो अवधारणा है उसको लोकप्रिय बनाया। और इसी वजह से संयुक्त परिवार की जो सामूहिकता है वो धराशायी। महिलाओं की शिक्षा ये भी है, महिलाओं की शिक्षा और नौकरी, ये भी एक कारण है कि महिलाओं की शिक्षा और नौकरी ने भी पारंपरिक पारिवारिक जो संरचना है उसको प्रभावित किया है। और क्योंकि वे अब जो है परिवार के पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना चाहती और स्वतंत्र जीवन पसंद करते हैं, स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं। तो ये भी कारण है। और मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहा है ये भी एक कारण है, सांस्कृतिक और मूल्य परिवर्तन जो है कि आधुनिक समाज में जो पारिवारिक मूल्यों का महत्व जो है कम हुआ है। संयुक्त परिवार में जो बुजुर्गों की सलाह और अनुभव को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ये युवा पीढ़ी जो है इसे पुरातन पंथी मानती है। उनकी बातों को क्या पुरानी तकियानुसी बातों से जोड़कर रख देते हैं। कहते हैं कि आप तो पुरानी बातें कर रहे हैं, तकियानुसी बातें कर रहे हैं। वो हमेशा ऐसी बातें नहीं करते हैं। हो सकता है कि उनकी 10 बातों में दो चार उनके समय की पुरातन पुरातन पंथी बातें हो, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। इस तरह से अ, वैश्वीकरण एक भी है। वैश्वीकरण और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव की वजह से है। इसके प्रभाव ने एकल परिवार की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। पश्चिमी संस्कृति को हम खूब धड़ल्ले से अपनाएं। पश्चिमी संस्कृति न्यूक्लियर फैमिली के आधार भूमि को लिए हुए है। ये आप जानते हैं खूब अच्छी।
उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्तिगत जो सुख सुविधा है उसको प्राथमिकता दी है। तो जब व्यक्तिगत सुख सुविधा प्राथमिक हो जाएगी तो फिर वहां सामूहिक हित गौण हो जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी ने संयुक्त परिवार की नींव को कमजोर की और उससे सहयोगी भावना जो है एक तरीके से कमजोर हुई। सामूहिकता की भावना की जो नींव थी वो कमजोर हो गई। पारिवारिक संघर्ष भी है, तनाव भी है। कानून और सामाजिक परिवर्तन तो खैर है ही कि जब संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के बीच जो है मतभेद, वैचारिक टकराव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तनाव का कारण बनती है। सास बहू के विवाद, संपत्ति को लेकर झगड़े और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी जैसे मुद्दों ने जो है लोगों को एकल परिवार की ओर प्रेरित किया है। तो प्राइवेसी जिसकी मैं बात कर रहा था, गोपनीयता की कमी, प्राइवेसी की कमी, ये जो व्यक्तिगत स्थान की चाहने जो है संयुक्त परिवार को कम आकर्षक बनाया और न्यूक्लियर फैमिली को, एकल परिवार को ज्यादा आकर्षक बनाया। और एक दो और हम महत्वपूर्ण कारणों में गिन सकते हैं कि आधुनिक कानूनों ने, जैसे संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार से संबंधित जो नियम है, उसने संयुक्त परिवार की आर्थिक एकता को कमजोर किया है। क्योंकि सामाजिक सुधार, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो संयुक्त परिवार में संपत्ति है, वो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ गए अपने गांव, उनके 10-20 बीघा उनके हिस्से जमीन पड़ता है, वो गए वहां से अपने हिस्से का जमीन वो बेच बाच के आकर यहाँ आ गए, गाड़ी उड़ी ले लिए और खूब। अब वो पढ़ा लिखा समझदार आदमी वो कैसे जो है, अब संयुक्त परिवार का कैसे देखिए विघटन, कैसे उसमें दरार पड़ती है। तो ये जो इसमें जो कानून भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक कारण के रूप में आता है। वो इस तरह का कानून होता कि नहीं, जब तक दादा दादी और वो सब है बच्चे अपना हक नहीं ले सकते इस तरीके से, लेकिन ले सकते हैं माँ बाप दादा दादी के रहते हुए कोर्ट से लड़के लोग। खैर, सामाजिक सुधारों में जो है सामाजिक सुधार हुआ, उसमें लैंगिक समानता की बात की गई। लैंगिक समानता के लिए जो है किए गए जो प्रयास की वजह से भी महिलाओं को भी अधिक स्वतंत्रता दी है। और जब महिलाओं को अत्यधिक अत्यधिक स्वतंत्रता मिली है तो उसमें वो पारंपरिक परिवार की संरचना से बाहर निकलने के बारे में हमेशा सोचती रही और काफी हद तक निकली भी। मतलब जिसमें उनको सहजता हो। तो संयुक्त परिवार में निश्चित रूप से वो 10 लोगों को खाना बनाने, खिलाने, झाड़ू पोछा बर्तन करने की अपेक्षा वो एक अपने हस्बैंड और बच्चे की देखभाल करने को प्राथमिकता देने लगे। तो सामाजिक गतिशीलता ने लोगों को अपने परिवार से अलग रहने और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए एक तरीके से प्रेरित किया है। प्रौद्योगिकी और संचार का भी प्रभाव हम कह सकते हैं। प्रौद्योगिकी ने संचार को आसान बनाया, इससे लोग भौतिक रूप से एक साथ रहने के बजाय, आज के समय में देखिए यही सच है कि भौतिक रूप से एक साथ रहने के बजाय फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं। वहीं पर सामूहिक, मतलब कह सकते हैं, देखिए संयुक्त परिवार वहीं पर है, सब जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पर संयुक्त परिवार जुड़े हुए हैं। तो प्रौद्योगिकी, ये तकनीक के विकास की वजह से एक आधार मिला कि हम व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फैमिली एक साथ रह सकती है, भौतिक रूप से नहीं। तो इस संयुक्त परिवार की कमी को आभासी दुनिया पूरी कर रही है। इस वजह से भौतिक रूप से संयुक्त परिवार एक साथ रह पाने की मानसिक दबाव से मुक्त, करने की दबाव से मुक्त।
ये तो आप जानते हैं, संयुक्त परिवार के ह्रास के परिणाम और उसके जो दुष्परिणाम है, ये आप जानते हैं, उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, इतना काफी है मुझे लग रहा है इस प्रश्न पर। हाँ सर जी। एक ये क्वेश्चन है, पूंजीवाद और लोकतंत्र के सह संबंध पर प्रकाश डालिए। तो सर इसमें कौन कौन से पॉइंट पूंजीवाद लिख और सकते हैं? लोकतंत्र के सह संबंध। नहीं, ये तो प्रश्न बढ़िया है। और पूछा हुआ ये प्रश्न है। हाँ सर, 2024 का ये। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, 24 का ही है, चलिए तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पूंजीवाद और लोकतंत्र दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आधुनिक विश्व में एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जो निजी स्वामित्व, बाजार, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत लाभ पर एक तरीके से आधारित है, जबकि लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर टिकी हुई है। इन दोनों के बीच जो सहसंबंध जटिल और बहुआयामी है। उसके सहसंबंध जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू कह सकते हैं शामिल हैं। लेकिन इस संबंध को हम सकारात्मक पहलुओं के कुछ बिंदुओं को हम देख सकते हैं। पूंजीवाद और लोकतंत्र एक दूसरे से कई मायने में मजबूत करते हैं। पूंजीवाद लोकतंत्र कई मायनों में एक दूसरे को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। बिंदुओं की हम बात करें तो उसमें एक राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब कुछ पूंजीवाद और लोकतंत्र के जो साथ संबंध के सकारात्मक बिंदु हैं, इसमें जो विकास की जो समृद्धि है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, विविधता है। हालांकि अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता है इसमें, जैसे जो पूंजीवाद है ये व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। जो हम्म, पूंजीवाद व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जो लोकतंत्र के लिए एक तरीके से आवश्यक राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव रखता है। निजी संपत्ति का जो अधिकार है और बाजार में स्वतंत्रता लोगों को एक तरीके से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे वे सरकार पर कम निर्भर रहते हैं और स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से हम अगर इसमें एग्जाम्पल दें तो आप देखेंगे कि जैसे पश्चिमी देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया है। भारत में भी है, ये सच है, भारत का भी सच है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने जो है मध्यम वर्ग को सशक्त किया है, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्वतंत्रता की मांग को जो है एक तरीके से जिससे बल मिला है। मतलब ये पश्चिमी देशों में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने मध्यम वर्ग को जो एक सशक्त बनाया है, सशक्त किया है, उसने, उस मध्यम वर्ग ने क्या किया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्वतंत्रता की जो मांग को जो है उसको मजबूत बनाया है। तो पूंजीवाद ने जो जो इनोवेशन, जो नवाचार और जो उसकी जो उद्यमिता और आर्थिक विकास को जो बढ़ावा दिया है, जिससे समाज की समृद्धि बढ़ी है। यह समृद्धि लोकतंत्र को स्थिर करने में मदद करती है, क्योंकि आर्थिक स्थिरता और समृद्धि समृद्धि जो है, ये समृद्ध नागरिक लोकतांत्रिक क्रियाओं को जो है ये अधिक भागीदार उसमें बनाते हैं या भागीदारी करते हैं। इसमें हम देखेंगे दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश हैं,
इन देशों में जो है पूंजीवादी विकास के साथ साथ लोकतंत्र का भी विकास हुआ। दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश है उसमें, क्योंकि आर्थिक प्रगति ने लोगों को जो है राजनीतिक अधिकारों और अ, राजनीतिक अधिकारों की जो मांग है उसके लिए प्रेरित किया है। तो इस तरह से जो पूंजीवाद में जो बाजार की जो शक्तियां हैं, सरकार के केंद्रीकृत नियंत्रण को एक तरीके से कम करती है, जो लोकतंत्र के लिए अनुकूल है। बाजार जो है, बाजार है ये बाजार तो नहीं, लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में भी जो विभिन्न समूह है, जैसे जाति समूह है, धार्मिक समूह है, सामाजिक समूह है, तो ये लोकतंत्र में भी विभिन्न समूहों की आवाज को जो है इसमें महत्व दिया जाता है, विकेंद्रीकरण, और उसमें विविधता जो दिखाई देती है, जो पूंजीवादी विविधता के साथ एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में जो है विभिन्न आर्थिक समूहों में की मौजूदगी विभिन्न आर्थिक समूहों की मौजूदगी समाज में शक्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है, जैसे उद्यमी, श्रमिक, उपभोक्ता। ये बाजार अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक समूहों की मौजूदगी, आर्थिक समूह ये कौन कौन से हैं? उद्यम है, श्रमिक उद्यमी है, श्रमिक है, उपभोक्ता है। ये इनकी मौजूदगी समाज में शक्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है, शक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मीडिया और स्वतंत्रता के संदर्भ में भी देख सकते हैं पूंजीवाद और लोकतंत्र के साथ संबंध को। कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने निजी स्वामित्व वाले मीडिया समूह जो स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दे सकते हैं। आज देख लीजिए भारत के संदर्भ में भी, और ये इस रूप में भी स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ा दे सकते हैं, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। स्वतंत्र मीडिया, जो मीडिया सरकार की जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है, स्वतंत्र मीडिया जो है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। जब स्वतंत्र रहेगा तभी तो सरकार से सवाल पूछ पाएगा। अब वो अलग बात है, आज के समय की सच्चाई क्या है वो एक अलग पक्ष है। ये सब जगह की मीडिया का हाल नहीं है, ये भारत के संदर्भ में है केवल। कायदे से वो स्वतंत्र है तो सरकार के उसके नियंत्रण से बाहर है, तो सरकार की प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन अफसोस कि भारत में ऐसा अभी तो फिलहाल नहीं दिखता है। थोड़ी निराशाजनक स्थिति तो खैर दिखती है, लेकिन अन्य जगह ऐसा नहीं है, और उम्मीद करते हैं हम लोग कि भारत में भी ऐसी स्थिति न देखने को मिले जो अभी की है। खैर, जो उसका वास्तविक कार्य है वो करता हुआ दिखाई दे स्वतंत्र मीडिया जो है। तो ये स्वतंत्र पत्रकारिता जो मीडिया से संबंधित है, तो स्वतंत्र मीडिया है वो सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करवा सकता है और जनता को जो है सूचित करते रहता है। पश्चिमी लोकतंत्र में तो मैं आपको बताया कि पश्चिमी लोकतंत्र में निजी मीडिया ने जो सरकार की नीतियों की जो है आलोचना करते हैं, तो जनमत निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये महत्वपूर्ण, वहां सबसे सवाल पूछते हैं मीडिया वाले, तीखे से तीखे सवाल पूछते हैं और जनता के हित में बात करते हैं। लोकतंत्र और पूंजीवाद के जो है जो सह संबंध के जो नकारात्मक पहलू है कि आर्थिक असमानता उससे बढ़ती। देखिए कि पूंजीवाद, हालांकि पूंजीवाद और लोकतंत्र कई बार एक दूसरे के पूरक तो हैं, जिस पर दो चार बिंदुओं पे चर्चा हुई, लेकिन इनके बीच तनाव और विरोधाभास भी बहुत सारे मौजूद है, ज्यादा है। जैसे आर्थिक असमानता, हम एक बिंदु, पूंजीवाद में धन का जो असमान वितरण एक स्वाभाविक परिणाम है, ये नकारात्मक पहलू है कि आर्थिक असमानता बढ़ती है। एक ही व्यक्ति के पास खूब धन है, बाकियों का शोषण होता है। आप ये जानते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। तो आर्थिक असमानता एक नकारात्मक बिंदु है। और
असमान जो धन का वितरण है एक स्वाभाविक परिणाम है जो सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और यह असमानता लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत को कमजोर करती है। ये नकारात्मक पहलू है कि पूंजीवाद लोकतंत्र कैसे जो है ये इस उसको नुकसान पहुंचा रहा है। लोकतांत्रिक भावना को कमजोर करती है आर्थिक असमानता। तो क्योंकि धनी वर्ग जो है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं पर अनुचित प्रभाव भी डाल सकता है, डालता है। आज के समय में कहा जाता है कि जिसके पास पूंजी है वो सरकार चला रहा है। मीडिया तो छोड़ दीजिए, मतलब तो सब मालूम है सबको। आप सुने होंगे तमाम भाषणों में अडानी अंबानी तमाम तरह की बातें भी सुनने को आती है। तो ये दुष्परिणाम है पूंजीवाद और लोकतंत्र के जो नकारात्मक प्रभाव में है। पूंजी का असमान वितरण, ये क्योंकि जिसके पास पूंजी अधिक हो जाएगा वो वर्ग जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं पर अपना अनुचित प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, अपने अनुसार उसको चलाने की कोशिश करेगा। से अमेरिका में कारपोरेट जो है लॉबी, कारपोरेट लॉबी अपने वो धनी व्यक्तियों द्वारा जो है राजनीतिक अभियानों को जो है वो फाइनेंस किया जाता है। तो वित्त पोषण उनका होता है तो लोकतंत्र में आम जनता की आवाज को वो कमजोर करती। कहीं भी धनी व्यक्ति द्वारा फाइनेंस किया जाएगा तो फिर जो भी होगा वो उसके हितों का ध्यान देगा ना, जो फाइनेंस कर रहा है, जो उसको पूरा वित्त पोषित कर रहा है। तो ये नकारात्मक प्रभाव है। कारपोरेट प्रभाव तो है ही। कारपोरेट प्रभाव की बात मैं अभी आपके सामने किया ही कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें बड़े निगम है, कारपोरेट घराने सरकार और नीति निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है क्योंकि नीतियां जनता के हित के बजाय कारपोरेट के हित के पक्ष में बनाई जा सकती हैं। ये सच्चाई है, आज के समय में ये देखने को मिलती भी है। आप देखे होंगे किसानों का आंदोलन, वो एक खास पूंजीपति द्वारा वो अनाज के वो गोदाम बनाए जा रहे थे, उसके खिलाफ एक पूरा अखिल भारतीय मतलब उत्तर भारत में तो देखने को मिला किसानों का एक बड़ा विद्रोह, धरना कितने महीने तक चला। सरकार उस व्यवस्था को वापस ले कानून लाई थी ना, बना रही थी ना। तो भारत में कुछ नीतियों पर कारपोरेट प्रभाव की आलोचना हमेशा होती रहती है जो लोकतांत्रिक जवाबदेही को जो एक तरीके से प्रभावित करती है। इसको एक दो और बिंदु पर देख सकते हैं नकारात्मक पहलू में कि भाई वो उपभोक्तावाद और राजनीतिक उदासीनता है। जो पूंजीवाद होता है उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देता है। पूंजीवादी जो है पूंजीवाद ये बाजारवाद को बढ़ावा। बाजारवाद क्या करता है? बाजारवाद एन केन ये न केन प्रकेण लाभ मैक्सिमम प्रॉफिट पर काम करता है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देती है पूंजीवाद, जो लोगों को व्यक्तिगत सुख और भौतिक समृद्धि की ओर केंद्रित करता है। तो गांधी जी कहते हैं ना अपरिग्रह वाला जो है, जितना आप सुख सुविधाओं की ओर भागेंगे उतना ही दुखी होंगे, जीवन उतना ही जो है नकली होता जाएगा। देखिए कैसे व्यक्ति को कमजोर कर रहा है, मनुष्य को भी। तो एक तरीके से इसमें राजनीतिक भागीदारी सामाजिक जागरूकता इसमें इस तरीके से कमजोर होगी जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। कई लोकतांत्रिक देशों में मतदान प्रतिशत में कमी आती है जो उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें एक भारत के संदर्भ में और ऐतिहासिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसको हम पूंजीवाद और लोकतंत्र के साथ संबंध को हम समझ लेते हैं, फिर इस बात को फिर समाप्त करेंगे। जैसे पश्चिमी देश में है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो है पूंजीवाद और लोकतंत्र ने एक दूसरे को मजबूत किया है। औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी विकास ने मध्यम वर्ग को सशक्त किया, जिसने मताधिकार और लोकतांत्रिक सुधारों की जो एक तरीके से मांग की। एशियाई देश है जैसे भारत जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में पूंजीवादी विकास ने लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद की है। लेकिन आर्थिक असमानता और कारपोरेट प्रभाव जैसे मुद्दे जो है चुनौतियां बन रहे हैं। चीन और सिंगापुर जैसे देशों में पूंजीवाद जो है बिना लोकतंत्र के फल फूल रहा है।
तो जो दर्शाता है कि मतलब पूंजीवाद को लोकतंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। यह पूंजीवाद और लोकतंत्र के बीच एक स्वचालित सहसंबंध की धारणा को जो है एक तरीके से चुनौती देता है। भारत के संदर्भ में है, भारत में पूंजीवाद और लोकतंत्र का संबंध जो है, कोरिलेशन, ये अद्वितीय है। एक क्योंकि भारत एक विविध और विकासशील देश है, और ऐसे में जो सकारात्मक पहलू है वो ये 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ये पूंजीवादी नीतियों ने भारत में जो है मध्यम वर्ग को सशक्त किया है, मजबूत बनाया है, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी की है। मिडिल क्लास पूरा पैदा हुआ है। उसके पहले लोअर क्लास और अपर क्लास केवल हुआ करता था, तो भारत के संदर्भ में तो ये काफी सशक्त मजबूत किया है। उदाहरण के लिए जैसे सूचना प्रौद्योगिकी है और सेवा क्षेत्र के विकास ने जो है लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दी है, जिसने उनकी राजनीतिक जागरूकता को भी बढ़ावा बढ़ाया है। और भारत में पूंजीवाद ने जो है आर्थिक असमानता को भी बढ़ाया है। ये हम एक सीमा के रूप में देख सकते हैं, चुनौती के रूप में भी देख सकते हैं कि भारत में भी पूंजीवाद ने आर्थिक असमानता को बढ़ाया है। धनी वर्ग और कारपोरेट वर्ग जो है, ये धनी वर्ग और कारपोरेट का जो है राजनीति पर एक पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। और भ्रष्टाचार और नीतियों में पक्षपात जो है ये लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। जैसे चुनावी चुनाव के संदर्भ में, चुनावी वित्त पोषण में जो है हम देख सकते हैं कि कारपोरेट जब डोनेशन देगा, जो कारपोरेट दान की जो भूमिका जो होती है वो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। मतलब वो विवाद में रहता है कि भाई कारपोरेट जब करोड़ों करोड़ रुपया दे रहा है डोनेशन राजनीतिक पार्टियों को, तो फिर वो किस सेवा के लिए दे रहा है? वो फिर अपना हित साधने के लिए दे रहा है। तो ये है, चुनौती है। भारत में जो पूंजीवाद ने उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रभावित किया है। और यह लोकतांत्रिक भागीदारी को जो है एक तरीके से कमजोर किया है और कर सकता है, क्योंकि लोग जो है व्यक्तिगत लाभ पर अधिक ध्यान देने लगे, तो देते भी हैं। अब लोकतंत्र और उसके पूंजीवाद के साथ संबंध पर आप लोग कुछ दृष्टिकोण, जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उसका हवाला आप दे सकते हैं। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मार्क्सवादी विचारकों का मानना जो था कि पूंजीवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यही कहता है, क्योंकि यह धन और शक्ति को कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित करता है, जिससे शोषण और असमानता बढ़ती है। इस प्रकार ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है। और जो उदारवादी विचारक हैं, जो उदारवादी दृष्टिकोण है, वो मानते हैं कि पूंजीवाद और लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर पर आधारित है। तो जैसे सर अभी कितनी देर चलाई क्लास सर? हो गया, अब हो गया, वाइंड अप कर रहा हूँ 2-4 मिनट, 2 मिनट में। ठीक है सर। वो थोड़ा लेट जुड़े थे ना, तो थोड़ा वैसे भी कोई बात नहीं। तो ठीक है। तो इस तरीके से एक जो उदारवादी दृष्टिकोण कहता है कि अ, पूंजीवाद और लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर पर आधारित है। एक आधुनिक दृष्टिकोण है, वो कहता है कि जैसे आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान है, जैसे थॉमस पिकेटी हो गए, जो उदारवादी दृष्टिकोण की जो बात कर रहा था उसमें एडम स्मिथ हैं, जॉन लॉक हैं, ये कहते हैं कि पूंजीवाद और लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर पर आधारित है। जो आधुनिक दृष्टिकोण, जो समकालीन विचारक हैं, थॉमस पिकेटी आदि, तर्क देते हैं कि पूंजीवाद और लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जो है नियमन और सामाजिक नीतियां आवश्यक है, ताकि आर्थिक असमानता को नियंत्रित किया जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद और लोकतंत्र का जो है सहसंबंध जटिल और संदर्भ आधारित है,
एक और पूंजीवाद आर्थिक स्वतंत्रता, समृद्धि और विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये सकारात्मक पॉइंट है। तो दूसरी ओर यह आर्थिक असमानता, कारपोरेट प्रभाव और उपभोक्तावाद के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर भी कर सकता है। भारत जैसे देशों में यह सहसंबंध और भी जटिल है, क्योंकि सामाजिक विविधता और विकास की चुनौतियां इसे प्रभावित करती है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक मजबूत पॉलिसी है, नियमन और सामाजिक नीतियां और नागरिक जागरूकता की भी आवश्यकता है, लोगों के जागरूकता की भी आवश्यकता है, ताकि पूंजीवाद की प्रगति और लोकतंत्र के सिद्धांतों को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को किसी भी विषय से संबंधित कुछ मैटर अगर आपको न मिलता हो, वैसे तो मैं कोशिश किया हूँ कि कविताओं की व्याख्या से लेकर प्रश्नों के उत्तर तक सब हो जाए। फिर भी आपको कहीं कोई समस्या लगती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप है जो पेपर के नाम से आधुनिकता की यात्रा, उस पर आप अपना मैसेज छोड़ें। मैं देखूंगा जैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं ढूंढ कर देर सवेर आपको मैटर जरूर भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ओवर हो गई।